एक चीज ध्यान देना इस बात को, भारतीय मानसून को समझना इसलिए जरूरी है, अच्छी तरह समझना इसलिए जरूरी है कि आपके मिट्टी, वनस्पति, सिंचाई की सुविधा, नहरों की आवश्यकता, ये जितने भी टॉपिक हैं सब इसी पर निर्भर है। ध्यान देना इस बात को। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझो, इस बात को। और बहुत ही स्लो मोशन में इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं बहुत स्लो मोशन में। देखो आप, एक बात ध्यान देना इस बात को। कल की क्लास को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं फिर मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा आपको। हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो आप, ये बातें हो रही थी, ये इक्वेटर है, हरी बातें, ये आपकी अरावली है, ये बिंदु श्रेणी है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये पश्चिमी घाट है। शायद यहां तक बातें हो रही थी। अब ध्यान दो इस बात को, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी, पटकाई, नागा, कोहिमा, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स या लुसाई, त्रिपुरी हिल्स की बात करें हम लोग। शायद कल की क्लास को आप रिकॉल करो। आप हमेशा मैंने ये कहा था कि भारतीय मानसून की मजबूती के लिए जरूरी ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर लो प्रेशर हो और हिंद महासागर के ऊपर हाई प्रेशर हो। ये लो प्रेशर का बेल्ट यहां तभी बनेगा जब सूर्य यहां चमके। अब ध्यान दो, जब सूर्य 21 मार्च के बाद उत्तर की ओर शिफ्ट होता है, नॉर्थ की ओर शिफ्ट होता है, तो स्वाभाविक है, मान लिया जाए सूर्य साउथ से नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, भारत के दक्षिणी भाग से। जैसे जैसे उत्तर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, ताप बढ़ता चला जाएगा। मान लिया जाए कि अप्रैल में सूर्य यहां चमक रहा है, तो जहां सूर्य चमकेगा वहां ताप ज्यादा होगा। अब सोचो जरा, परिणाम क्या होता है कि अप्रैल के महीने में यहां ताप ज्यादा होने से, ये बेल्ट है आपका कर्नाटक का बेल्ट, ताप ज्यादा होने से लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। परिणामतः समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलने लगती हैं, जैसे इस भाग में वर्षा होती है। अब सोचो, ध्यान देना इस बात को। मई की जब बात करें, ये पूरा असम के मैदानों में कई बार मई में वर्षा होती है, जिसे प्री मानसून वर्षा कहते हैं। उसके पीछे एक कारण यह है कि यह पूरा क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी है, और ये चिकनी मिट्टी क्या होती है, गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाएगी तो यहां का ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी ताप को अवशोषित करती है, क्ले सॉइल। जब यह ताप बढ़ जाएगा तो यहां लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। परिणामतः क्या होता है, समुद्र से हवाएं इस बांग्लादेश और असम की ओर चलने लगती हैं। बांग्लादेश से हवाएं यूं चलने लगेगी। जब यूं चलने लगती, इन हवाओं में आर्द्रता है, और ये जाकर असम के मैदानों में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं, जिसे प्री मानसून वर्षा कहते हैं। ये कब होता है, ये मई के महीने में होता है। हमेशा जान दो, ये स्थिति मई के महीने में होती है, हमेशा जानो। फिर एक ये लोग डिस्कस कर चुके थे, ये आपका कर्क रेखा है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये कर्क रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं। जब ये सूर्य यहां चमकता है इक्वेटर पर, सॉरी कर्क रेखा पर, कैप्रिकॉर्न की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें हम लोग, जब इस पर चमकता है कर्क रेखा पर, तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं इक्वेटर को पार कर जाती हैं। और जब इक्वेटर को पार करेंगे तो किधर घूम जाएंगी, अपने राइट,
अभी राइट घूम गई, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये राइट घूम गई। जब राइट घूमती हैं तो इनकी दिशा क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आग किधर से रही है? दक्षिण पश्चिम से आ रही है। चूंकि दक्षिण पश्चिम से आ रही है, जा रही है नॉर्थ ईस्ट की ओर, इसलिए इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। यही आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। वस्तुतः यह है क्या? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं। ये जब इक्वेटर को पार करती हैं तो राइट घूम जाती है, दाएं घूम जाती है। जब दाएं घूमती है तो देखो किधर चली गई है। इसे ही कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक अरब सागर का मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। कल की क्लास को रिकॉल करो आप, मैंने क्या कहा? अरब सागर के खाड़ी के मानसून की बात करें तो हवाएं सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती हैं। केरल का तट पड़ता है, जब केरल के दक्षिणी भाग से टकराती हैं ત્યાં घनघोर बारिश होती है, जिसे कहते हैं मानसून विस्फोट कहा जाता है। इसे मानसून विस्फोट कहा जाता है। इसे ध्यान से समझो इस बात को। यह हवा अब लगभग 900 से लेकर 1100 मीटर ऊपर चढ़ चुकी होती है। 900 से लेकर 1100 मीटर ऊपर अब ये पश्चिमी घाट के सहारे निरंतर आगे बढ़ती है, निरंतर आगे बढ़ती है। अब सोचो, ये जब आगे बढ़ती है और जब इसे पार करती है पश्चिमी घाट को, जब यह पश्चिमी घाट को पार करती है तो ध्यान से सुनो इस बात को, ये है पश्चिमी घाट। ये जब हवाएं ऊपर चढ़ेगी तो वर्षा करेगी। इसे पश्चिमी घाट के पश्चिम में वर्षा ज्यादा होती है। मैंने ये कहा था यह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है या लीचिंग होती है। क्लियर? यहां पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं या पेड़ लंबे होते हैं। कल मैं सबको डिस्कस कर चुका हूं कल की क्लास में। अब देखो, जब हवाएं इसको पार करती हैं, जब नीचे उतरती हैं तो नीचे ऑलरेडी ताप बहुत ज्यादा है। एक तो ताप ज्यादा है और दूसरी तरफ क्या होता है, इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा कम है। परिणाम ये होगा कि नीचे ताप ज्यादा है, इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा कम है, तो सापेक्षिक जो आर्द्रता होगी वह कम हो जाएगी। और जब सापेक्षिक आर्द्रता जब कम हो जाएगी, इस बेल्ट में वर्षा नहीं होती है, इस बेल्ट में वर्षा नहीं होगी। अब ये पूरा का पूरा रेन शैडो एरिया होगा, क्योंकि वर्षा होती नहीं। और तो यहां लीचिंग की प्रॉब्लम यहां नहीं है, लीचिंग की प्रॉब्लम केवल यहां है, इस बेल्ट में। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यहां वर्षा नहीं होती है, अतः यहां कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। यह बात शायद मैं कर चुका था कल के क्लास में। मैंने ये कहा था जब शाखा आगे बढ़ती है तो ध्यान देने इस बात को। यह ताप्ती नदी है, एक शाखा ताप्ती नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाती है। जब ये ताप्ती नदी के मुहाने में प्रवेश करती है तो होता क्या है, यह गोदावरी नदी है। बंगाल की खाड़ी का एक मानसून गोदावरी नदी में प्रवेश करके सीधे आता है और यहां महाराष्ट्र के नागपुर में दोनों का मिलन होता है। जब दोनों का मिलन होगा तो स्वाभाविक है ये दोनों टकरा जाएंगे और एक साइक्लोन बन जाएगा। इसलिए इस बेल्ट में क्या होता है, चक्रवाती वर्षा होती है। यहां तो पर्वतीय वर्षा होती है, यहां चक्रवाती वर्षा होती है। कल के क्लास को देखो, यह हवाएं सीधे सतपुड़ा के दक्षिण में टकराती हैं, इसे दक्षिण में वर्षा ज्यादा होगी, जैव विविधता भी दक्षिण में ज्यादा होगी। यह हवाएं उत्तर को पार नहीं कर पाती। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आखिर इससे क्यों टकराती है ये? जब इधर घूमती है मुहाने में तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली बात ध्यान देने इस बात को, जब ये घूम गई है, मैंने क्या कहा, जब पश्चिमी घाट से टकरा रही है तो इनको जाना चाहिए किधर, राइट घूमना चाहिए, पर इधर लेफ्ट घूम जा रही है। यहीं पर ये फेरल के नियम का उल्लंघन कर देती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है। आप सोचो, एक शाखा नर्मदा नदी है, इसके मुहाने में प्रवेश कर जाती है।
ये जाके विंध्य श्रेणी के दक्षिण में टकराती है और यहां वर्षा करती है। लेकिन महानदी में बंगाल के खाड़ी का मानसून प्रवेश कर जाता है और नर्मदा नदी का मानसून, इन दोनों का मिलन अमरकंटक की पहाड़ियों पर होता है। वहां साइक्लोन बनेगा। यदि वहां साइक्लोन बनेगा तो वहां वर्षा होगी, घनघोर बारिश होगी। यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरा है सोन नदी। ध्यान से समझो इस बात को। एक सोन नदी निकलती है और दूसरी बात नर्मदा नदी निकलती है। क्लियर? हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अब देखो, आप, मैंने क्या कहा? इस शाखा की बात करो आप। अब ध्यान से सुने इस बात को। एक शाखा आगे बढ़ती है, ये अरावली है। अरावली नहवाओं के पैरेलल पड़ता है। ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक शाखा अरावली के पश्चिम में जाती है और दूसरी शाखा अरावली के पूर्व में जाती है। ये पूरा मालवा का पठार है ये। लेकिन ये अरावली इनके समानांतर पड़ता है, इसलिए यहां वर्षा नहीं होती। लेकिन राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहां ऑलरेडी तापमान बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ क्या होता है कि हवाएं, जो जलवाष्प की मात्रा कम हो चुकी है, यहां ऑलरेडी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। यहां तापमान ज्यादा होने से सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, परिणामतः यहां वर्षा क्या होगी? कम होगी। अब सोचो, ये शाखा जब आगे बढ़ती है तो सीधे हिमालय से टकराती है, जाके वहां घनघोर बारिश करती है। इसका मतलब ये, यहां वर्षा होगी, यहां वर्षा होगी, यहां वर्षा होगी। ये पूरा का पूरा रेन शैडो एरिया है। अब देखो, बंगाल की खाड़ी के मानसून की बात करें, यह अराकान योमा है। कल की क्लास को याद करो आप। देखो आप, पूरी बात देखो आप। ये अराकान योमा है। मैंने क्या बताया? ये अराकान योमा है। बंगाल की खाड़ी के जब मानसून आगे बढ़ता है तो देखो, ये तमिलनाडु का जो तट है इसके समानांतर पड़ता है। अर्थात तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। उसके दो रीजन हैं, एक तो इनके समानांतर है और दूसरी बात पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है यह। अब सोचो, ये जब मानसून हवाएं आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो एक शाखा क्या होती है? गोदावरी नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाती है। एक शाखा जो जाती है महानदी के मुहाने में प्रवेश कर जाती है और महानदी के मुहाने में जाकर के घनघोर बारिश करती है। आखिर क्यों? क्योंकि वहां जो पठारियां हैं उनका शेप कीप के आकार का जैसा है। ये मानसूनी हवाएं फंस जाती हैं, बार बार ऊपर उठती हैं और घनघोर बारिश करती हैं। आप ध्यान दें इस बात को। ये एक शाखा देखो, ये अराकान योमा से टकराती है ये, और जो अराकान योमा से टकराने के बाद ये सीधे इधर घूम जाती है, ये अपने लेफ्ट घूम जाती है। जबकि घूमना किधर चाहिए? राइट। इसका मतलब है यहां भी फिरल के नियम का उल्लंघन हो गया। यह शाखा जब आगे जाती है बंगाल के, तो तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। एक शाखा मिजोरम होते हुए, नागालैंड होते हुए ये पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश के पास। एक शाखा गारो, खासी, हम जयंतिया की बात करें, इसमें जाकर फंस जाती है। इसका शेप कीप के जैसा है। तो हवाएं जब ऊपर उड़ती हैं बार बार वर्षा करती हैं। इस बेल्ट में बड़े पैमाने पर क्या होती है? वर्षा होती है। हमेशा यहां वर्षा ज्यादा होती है। गारो, खासी, जयंतिया का शेप ऐसा है। लेकिन इसीलिए गारो, खासी, जयंतिया के पास मासिनराम और चिरापूंजी दो महत्वपूर्ण स्थान है जो दुनिया का सबसे ज्यादा आर्द्रतम स्थान है। लेकिन अब तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जहां वर्षा होगी वहां जैव विविधता ज्यादा होगी। लेकिन हमेशा ध्यान दो, ये जो गारो, खासी, जयंतिया है, जहां विशेष एरिया में वर्षा ज्यादा होती है वहां क्या है? वहां जैव विविधता कम है। क्योंकि वर्षा इतनी ज्यादा होती है कि मिट्टी कटकर बह जाती है और पथरीली भूमि पर उर्वरता कम होती है। इसलिए वहां पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन उसके आसपास की बात करें, उसके आसपास के जो एरिया है, यहां पर जैव विविधता ज्यादा है। क्यों? वर्षा ज्यादा होती है, लीचिंग ज्यादा होती है। और जहां लीचिंग ज्यादा होगी वो पेड़ों की जड़ें गहरी होगी, और जब पेड़ों की जड़ें गहरी होगी तो पेड़ क्या होंगे? लंबे होंगे। अब सोचो, ये गारो खासी जयंतिया में हवाएं जब फंस जाती हैं तो इसे पार नहीं कर पाती। ये जब पार करती हैं तो यहां वर्षा कम करती हैं। ये पूरा असम का बेल्ट है जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। ये हमेशा ध्यान दो, वृष्टि छाया प्रदेश में यह पड़ता है। ध्यान देना इस बात को। अब देखो, आप हमेशा ध्यान देना इस बात को, वृष्टि छाया प्रदेश की हम बात करें, इसीलिए यहां वर्षा होती है 1100 सेंटीमीटर। असम के दिसपुर में वर्षा होती है 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये ध्यान देना इस बात को। क्लियर? अब सोचो, एक शाखा जब आगे बढ़ती है तो हिमालय से टकराने के बाद दो भागों में टूट जाती है। एक पूर्व की ओर जाती है, एक पश्चिम की ओर जाती है। जो पूर्व की ओर जाती है ये जाकर अरुणाचल प्रदेश में वर्षा करती है। अब मिसमी का शेप इस तरह है, एक शाखा यूं गई, एक शाखा इधर से आई। जब दोनों हवाएं, अब देखो ये मिसमी है, एक शाखा इधर से आ रही है, एक शाखा इधर से आ रही है। जब दोनों ऊपर उठती है तो आपस में मिल जाती हैं। जब मिल जाती है तो अचानक सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। अचानक सापेक्षिक आर्द्रता, हमेशा ध्यान दो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि हो जाती है। अब सोचो जरा, देखो आप, क्योंकि अचानक जो है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि हो जाती है। अचानक ये वृद्धि हो जाती है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता क्या है कि एक साथ जलवाष्प संघनित होता है, जिसे घनघोर बारिश कहते हैं। जब दोनों तरफ से, पर्वत के दोनों तरफ से हवाएं ऊपर उठ के जब आपस में मिलती हैं और घनघोर बारिश होती है, उसे कहते हैं बादल का फटना। इसका मतलब ये है, बादल वही फटेगा जहां पहाड़ हो और पहाड़ के दोनों ओर से हवाएं ऊपर उठे। जब दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं, अचानक सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब सोच, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, अचानक वृद्धि होती है, तो पूरा का पूरा जलवाष्प क्या होता है? एक साथ संघनित होता है, जिसे कहते हैं बादल का फटना। जब बारिश एक साथ घनघोर होती है तो लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। ये ज्यादातर होता है अरुणाचल प्रदेश में, शिवालिक के आसपास होता है बड़े पैमाने पे। क्लियर? अब सोचो, एक शाखा जो पश्चिम की ओर जाएगी, ये मजबूत होगी तो हिमालय से टकराएगी और बिखर जाती है इधर, तो इन क्षेत्र में वर्षा करेगी। लेकिन कमजोर होगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी, परिणामतः वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसका मतलब ये है, हम जब पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि इन हवाओं में जलवाष्प की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। कम क्यों हो गई? कि इनमें जो आर्द्रता थी, यहां वर्षा हो रही है। अब सोचो, ये अरब सागर का मानसून है और ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है, दोनों का मिलन होता है हिमालय के पास। यदि दोनों का मिलन इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बीच में कोई पर्वत आ गया, इधर से यह हवाएं आ रही है, इधर से यह हवाएं आ रही है, जब दोनों ऊपर उठती हैं तो दोनों का मिलन होता है, अचानक सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, अचानक पूरा का पूरा जलवाष्प एक साथ संघनित हो जाता है, जिसे कहते हैं बादल का फटना। इसको इस तरह समझो आप, जल की एक बूंद, जल बूंद बूंद गिराओ तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक ही साथ पूरी बाल्टी के पानी की गिरा दो, एक ही साथ पूरे बाल्टी के पानी को गिरा दो एक ही साथ, तो मिट्टी कट कर बह जाती है। यहां भी वही होता है, जलवाष्प का संघनन धीरे धीरे हो तो बारिश अच्छी होगी, भूस्खलन नहीं होगा। पर जब दोनों ओर से, हमेशा जान दो,
हवाएं जब ऊपर उठती हैं और जब जलवाष्प संग्रहित होती है तो अचानक क्या होता है, पूरा का पूरा जलवाष्प एक साथ संघनित हो जाता है। जब ये एक साथ संग्रहित होगा तो घनघोर बारिश होती है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। क्लियर? ये पूरा द मैकेनिज्म ऑफ मानसून की बात करें हम लोग, इस तरह एक काम करता है। आपने क्या देखा? रेन शेडो एरिया देखा, मैंगो सावर देखा, प्री मानसून वर्षा की बात की आपने। फिर वर्षा कहां हो गई, तमिलनाडु में वर्षा क्यों कम होती है, किन पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा हो गई, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग लिख लें तो मजा आ जाएगा। लिखो आप इसको, लिखो आप, भारतीय मानसून। लिखो आप, भारतीय मानसून लिखो आप। 21 मार्च के बाद सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। अप्रैल के महीने में दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाता है। तथा अप्रैल के अंत में सूर्य कर्नाटक के ऊपर चमकने लगता है। जिससे दक्षिण भारत में ताप अधिक होने से दाब प्रेशर कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप समुद्र से हवाएं कर्नाटक की ओर चलती हैं। और वहां जाकर वर्षा करती हैं। जिससे आम की फसल पकने में सहायता मिलती है। इसलिए इसे मैंगो सावर कहा जाता है। इसलिए इसे मैंगो सावर, आम्र वर्षा कहते हैं इसे। कल के क्लास को ध्यान दोगे आप तो मजा आएगा आपको।
इसलिए इसे मैंगो सावर कहते हैं। पैरा चेंज करो। मई के महीने में असम के चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी के कारण असम के मैदान में उच्च ताप एवं निम्न दाब पैदा हो जाती है, जिससे बंगाल की खाड़ी से हवाएं असम की ओर चलने लगती हैं। और वहां वर्षा करती हैं। जिसे प्री मानसून वर्षा कहते हैं। प्री मानसून वर्षा कहते हैं। पैरा चेंज करो आप। सूर्य के कर्क रेखा पर चमकने से उच्च ताप एवं निम्न दाब की स्थिति कर्क रेखा के आसपास बन जाती है। तथा ITCZ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ITCZ का मतलब है जहां दोनों ओर के व्यापारिक हवाएं आपस में मिले, उसे कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ITCZ भी कर्क रेखा के उत्तर में शिफ्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है।
तथा फेरल के नियम का फेरल के नियम का पालन करते हुए अपने दाहिनी ओर घूम जाती है। तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती है। पैरा चेंज करो आप। भारतीय मानसून का अध्ययन करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, अरब सागर का मानसून। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी का मानसून। पैरा चेंज करो, लिखो आप। अरब सागर का मानसून सर्वप्रथम केरल से टकराता है। जिससे वहां अत्यधिक वर्षा होती है। इसे मानसून का विस्फोट कहते हैं। यह मानसून पश्चिमी घाट के समानांतर आगे बढ़ती है, जिससे पश्चिमी तटीय मैदान पर तीव्र वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप नंबर ए फॉर एप्पल। अब देखो ये चीज लिखने वाले हैं, वर्षा ज्यादा होगी तो जैव विविधता ज्यादा होगी, वनों की सघनता विविधता ज्यादा होगी, लीचिंग होगी, लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी,
पेड़ों की जड़ें गहरी होगी, इन्हीं बातों का उल्लेख करना हम लोग को। देखो नंबर है, पश्चिमी तट पर वनों की सघनता और विविधता ज्यादा होती है। विविधता ज्यादा होती है, जिससे यहां जैव विविधता भी ज्यादा पाई जाती है। नंबर 2, नंबर बी, अत्यधिक वर्षा के कारण यहां लीचिंग होती है। अर्थात पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाते हैं, जिससे पेड़ों की जड़ें गहरी हो जाती हैं। अंततः पेड़ लंबे होते हैं। नंबर सी लिखो आप। लीचिंग के कारण लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। वस्तुतः लाल मिट्टी रेड सॉइल, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है ये। लाल मिट्टी का पोषक तत्व के रिस कर नीचे चले जाने पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। एक बात ध्यान देना इस बात को। होता क्या है, पश्चिमी घाट पर वर्षा ज्यादा होती है, पानी की आपूर्ति ज्यादा होती है, तो जो नदियां प्रवाहित होती हैं बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, तो ये निक्षेपण नहीं करती, केवल अपरदन करती हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो निर्माण है अपरदन से निर्मित है, और जहां अपरदन से मैदान का निर्माण होगा वहां की मिट्टी की उर्वरता कम होगी। उर्वरता कम होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर मैंने ये कहा था चूंकि नदियां बीहड़ का निर्माण ज्यादा करती हैं, पश्चिमी घाट से निकल नदियां बीहड़ का निर्माण करते हैं, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान में रेलवे का विकास बहुत कम हुआ है, या अनेक जगह दलदली क्षेत्र है। नंबर डी लिखो।
अत्यधिक वर्षा एवं अत्यधिक वर्षा एवं पेड़ों की सघनता के कारण पश्चिमी घाट की बात हो रही है। पश्चिमी घाट पर घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। नंबर ई लिखो। नंबर ई लिखो आप। तीव्र वर्षा के कारण पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पानी का बहाव तीव्र होता है, जिससे एक तरफ पश्चिमी तटीय मैदान में बीहड़ का निर्माण हुआ है। बीहड़ का निर्माण हुआ है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण अपर्दन से होने के कारण, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण अपर्दन इरोजन से होने के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो इस बात को कि लेटराइट क्यों पाई जाती है, लीचिंग क्यों होती है, पेड़ों की जड़ें गहरी क्यों होती हैं, सबके पीछे एक रीजन है। अब जब हवाएं पश्चिमी घाट को पार करती हैं, तो यहां तो नीचे ऑलरेडी तापमान ज्यादा है, हिमवां में जलवाष्प की मात्रा कम है, इससे क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। जैसे पश्चिमी घाट के इस साइड में पूर्व में वर्षा होती ही नहीं, और ये रेन शेडो एरिया बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। लिखो आप, पैरा चेंज करो आप। अरब सागर का मानसून पश्चिमी घाट को पार करके नीचे उतरती है, मानसून नीचे उतरता है, तो तापमान ज्यादा होने तथा हवाओं में
जलवाष्प की मात्रा कम होने पर पश्चिमी घाट के पूरब में सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वहां वर्षा बहुत कम होती है। इसे ही वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आगे लिखो, पैरा चेंज करो। अब तो ये पश्चिमी घाट की, अब एक शाखा प्रवेश करेगी ताप्ती नदी के मुहाने में। पैरा चेंज करो और लिखो आप, अरब सागर की मानसून की एक शाखा ताप्ती नदी के मुहाने में प्रवेश करके ताप्ती नदी के मुहाने में प्रवेश करती है और सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में, सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में वर्षा करती है, जिससे सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। और यह शाखा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी, की मानसूनी हवाओं से टकराकर चक्रवाती वर्षा करती है। अच्छे से ध्यान दो, जितनी बातें हम लोग समझे मैं उसी को केवल लिखवा रहा हूं। एक शाखा इधर से जाती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की एक शाखा यहां आती है, दोनों का टकराव यहां होगा और जब टकराएंगी तो साइक्लोन बनेगा। साइक्लोन बनेगा तो फिर वर्षा नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान देना, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। देखो आप, जब इधर की ये शाखा आती है, इधर की ये शाखा आती है, दोनों जब टकराती हैं तो एक साइक्लोन बनता है। इस तरह के साइक्लोन में आंख नहीं होती, हमेशा ध्यान दो। इस तरह के साइक्लोन में आंख होती ही नहीं है।
रीजन देखो जरा क्या है। इधर से ये हवा आई, इधर से ये हवा आई, दोनों टकरा गई तो क्या बन जाएगा? साइक्लोन बनेगा। और जब साइक्लोन बनेगा तो स्वाभाविक है यहां बताओ क्या होगी? चक्रवाती वर्षा होती है। तो पश्चिमी तटीय मैदान पर पर्वतीय वर्षा होती है, वहां जो होती है चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, चलो आप पैरा चेंज करो, आप लिखो अरब सागर के मानसून की, अरब सागर की मानसून की एक शाखा नर्मदा नदी के मुहाने में प्रवेश करते हुए, नर्मदा नदी के मुहाने में प्रवेश करते हुए विंध्य श्रेणी के दक्षिण में टकराकर वर्षा करती है तथा अमरकंटक की पहाड़ियों पर पहुंचकर बंगाल की खाड़ी कि मानसून से टकराकर अमरकंटक की पहाड़ियों पर वर्षा करती है। जिससे नर्मदा एवं सोन नदी के बेसिन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। पैरा चेंज करो आप। अरब सागर की मानसून की एक शाखा अरावली के समानांतर बहते हुए, अरावली के समानांतर बहते हुए हिमालय से टकराती है। चूंकि अरावली मानसूनी हवाओं के समानांतर है, इसलिए राजस्थान में
सॉरी, एक मिनट। इसलिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होती है। ज्यादातर वर्षा अरावली के पूरब में होती है। अरावली के पूरब में होती है। अरावली के पश्चिम में वर्षा कम होती है, क्योंकि तापमान ज्यादा होने से सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है। तापमान ज्यादा होने से, मैं लिखवाया हूं, तापमान ज्यादा होने से सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर हम बात कर रहे थे, देखो आप, यदि अरावली का शेप इस तरह होता, मान लिया जाए अरावली का शेप इस तरह है, तब तो यह घनघोर बारिश होती, पर यह आपका रेन साइड एरिया बन जाता, वृष्टि छाया प्रदेश पंजाब और हरियाणा। क्लियर? तो अरावली का शेप देखो कैसे है, ये भारत के क्लाइमेट को कैसे निर्धारित कर रहा है। इसका मतलब ये कि भारत के जलवायु को निर्धारित करने में स्थलाकृति टोपोग्राफी की भूमिका होती है। क्लियर? आप सोचो, आप बंगाल की खाड़ी का मानसून देखो, आप बंगाल की खाड़ी का मानसून, देखो यह कैसे काम करता है। लिखो आप, लिखो आप, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। क्योंकि नंबर ए, नंबर ए, बंगाल की खाड़ी का मानसून तमिलनाडु के समानांतर प्रवाहित होता है। नंबर बी, तमिलनाडु
पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, जिससे अरब सागर के मानसून से भी वर्षा नहीं होती है। पैरा चेंज करो। बंगाल की खाड़ी कि मानसून की एक शाखा गोदावरी नदी के मुहाने में प्रवेश करती है। तथा नागपुर के पास अरब सागर के मानसून से टकराकर चक्रवाती वर्षा करती है। एक शाखा महानदी की घाटी में प्रवेश करके पहाड़ों से घिर जाती है। जिससे वहां घनघोर बारिश होती है। पैरा चेंज करो आप। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं अराकान योमा की पहाड़ियों से टकराने के बाद अपने बाएं ओर घूम करके फेरल के नियम का उल्लंघन करती हैं।
यह शाखा तीन भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा मिजोरम, मणिपुर, और नागालैंड होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। दूसरी शाखा मेघालय में प्रवेश करके गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में फंस जाती है। और वहां घनघोर वर्षा होती है। जिससे विश्व का आर्द्रतम स्थान मासिनराम एवं चेरापूंजी स्थित है। मासिनराम चेरापूंजी में वर्षा अधिक होने से मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता है। और अपरदन ज्यादा होता है। देखो, गारो खासी जयंतिया के ठीक उत्तर में वर्षा कम होती है। क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, वृष्टि छाया प्रदेश की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को कि वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा कम क्यों होती है।
कि जब हवाएं नीचे उतरती तो ऑलरेडी उसमें तापमान आर्द्रता कम हो चुकी है और नीचे तापमान ज्यादा है, तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। और वर्षा के लिए सापेक्षिक आर्द्रता का ज्यादा होना जरूरी है। हम लोग बात कर रहे थे कि गारो खासी जयंतिया, इसको ध्यान से समझो इस बात को, इसी पर मिट्टी है, इसी पर वनस्पतियों की बात करेंगे हम लोग, इसी पर इरिगेशन मेथड की बात करेंगे हम लोग। देखो ये गारो खासी जयंतिया है। देखो आप, कल मैंने कहा था इसका जो नाम है, नामकरण हुआ जनजातियों के नाम पर। गारो जनजाति गारो पहाड़ी, खासी जनजाति खासी पहाड़ी, जयंती जनजाति तो जयंती पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया। ये पहाड़ों का नाम जनजातियों के नाम पर पड़ा है। यहां तो वर्षा ज्यादा होगी, हवाएं जब इसको पार करेंगी तो ये रेन शैडो एरिया है। बस क्लियर? चलो आप पैरा चेंज करो। आप एक शाखा उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से टकराती है और दो भागों में टूट जाती है। या एक पूरब की ओर वर्षा करती हुई आगे बढ़ती है, और अरुणाचल प्रदेश में वर्षा ज्यादा करती है। तो दूसरी पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है। उत्तराखंड में अरब सागर के मानसूनी हवाएं और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं का मिलन होता है। क्लियर? अब एक चीज सोचो आप, ये तो पूरा साइकिल हो गया। कई बार ऐसा होता है, वर्षा होती है, अचानक क्या होती है, वर्षा रुक जाती है। जैसे 3 दिन लगातार बारिश हुई और 10 दिन बारिश रुक गई। इसे कहते हैं मानसून का अंतराल होना, एक गैप पैदा हो गया। आखिर ऐसा होता क्यों है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। 3 रीजन है। होता क्यों है कि अचानक वर्षा तो हो रही है, अचानक 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए बारिश रुक गई। उसके पीछे 3 रीजन है। चक्रवाती अवदाब का न बनना। मैंने क्या कहा, इस बेल्ट में जो वर्षा होती है वो ज्यादा चक्रवाती वर्षा होती है, और जब चक्रवाती अवदाब नहीं बनेगा यहां वर्षा नहीं होगी। पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा इसलिए रुक जाती है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो हवाएं हैं ये इसके समानांतर बहने लगती हैं।
समानांतर बहने लगती है। और यहां वर्षा तभी होगी जब पश्चिमी घाट से टकराएंगे। हमेशा ध्यान दो, कई बार पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं होती है हफ्तों तक, क्योंकि अरब सागर का मानसून इसके समानांतर प्रवाहित होने लगता है। तीसरे जो है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में वर्षा रुक जाती है, क्योंकि यहां तापमान बहुत ज्यादा होता है और कई बार तापमान का प्रतिलोमन भी होता है। ये 3 रीजन है। पहली बात, चक्रवाती अवदाब का न बनना। दूसरी चीज, पश्चिमी तट पर वर्षा इसलिए नहीं होती कि दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर का मानसून इनके समानांतर प्रवाहित होने लगता है। समानांतर प्रवाहित होने लगता है, एक बड़ा सा देखो रीजन जो गैप पैदा होता है। और तीसरा जो रीजन है, यहां तापी प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए यहां वर्षा कई बार गैप पैदा हो जाता है। चौथा जो रीजन ये है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स की स्थिति कहीं और, ये कहीं और शिफ्ट हो जाता है। जब ITCZ की स्थिति में परिवर्तन होगा तो हवाओं की, वर्षा की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। भारतीय मानसून के मैकेनिज्म क्या है, यांत्रिकी क्या है। मैंने कहानी बताया आपको, एक पिक्चर दिमाग में, उसके बाद मैंने उसी बात को लिखवा दिया है। अब यहां से प्रश्न बहुत ही खतरनाक पूछेगा। इस बार का पेपर देखो आप जरा, कि जब मैं उठा रहा हूं एक एक चीज, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी तटीय मैदान पर लेटराइट मिट्टी क्यों पाई जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज मैं 1 बजे से प्रश्न डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।